हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। जी हाँ, आज हम आरबीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी के जो बुक हैं उनके नोट्सों को लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 12th के सेशन 2022-23 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान पुनरावर्ती नोट्स भाग 2 पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जी हाँ, यानी आप सीबीएसई भी के अंदर पॉलिटिकल भी यही है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी पॉलिटिकल यही चलती है, क्योंकि वर्तमान टाइम में पिछले साल 2022 के अंदर है वो एनसीईआरटी का सिलेबस राजस्थान के अंदर लागू होता है, जो सीबीएसई के अंदर पहले से था। तो आपको है एनसीईआरटी की सिलेबस के जो पॉलिटिकल साइंस है उनके जो नोट्स है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उनको मैं शानदार तरीके से आपको क्या है याद करवाने वाला हूं और आपको 2023 के टॉपर बनाने वाला हूं। हमारा ध्येय यही रहेगा कि कक्षा 12th के अंदर पॉलिटिकल के अंदर आपका क्या है 100 में से 100 नंबर आए। कितने नंबर आए मित्रों? 100 में से 100 नंबर आए। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, आप हर एक शब्द को याद कर सकोगे, क्योंकि मैं पहले नोट्स करवा रहा हूँ, फिर आपको क्या है बुक के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, फिर आपके जो कक्षा 12th के अंदर आगे जब आपके एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको क्या करनी पड़ती है, संजीव डेस्क वर्क की जो है मॉडल पेपर हल करने पड़ते हैं, उन मॉडल पेपरों को भी मैं हल करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा एक्सीलेंट डेस्क वर्क आती है, दोनों डेस्क वर्क हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से हल करवा करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मित्रों, किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। जी हाँ, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे वहीं अपना सिंहासन है। तो किसी का इंतज़ार मत करो, जहाँ बैठे हो वहाँ से शुरुआत कर लीजिए और दिल और दिमाग के अंदर ये बात बैठा लीजिए कि मुझे तो 2023 का टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर बनना है। तभी टॉपर बन पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप है ना अच्छी मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और जितने भी अपने मित्र हैं उनको हमारे साथ जोड़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि विभाग की ओर से न्यू हर एक अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको जो पीडीएफ वगैरह है इम्पोर्टेंट सूचना वह भी हम टेलीग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हमारे पाठ की। हमारा पहला पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण के अंदर कितनी चुनौतियाँ आई है, क्या क्या चुनौतियाँ आई है, क्या क्या देशभक्तों ने संघर्ष किया है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, मैं नोट्स के रूप में लेकर के आया हूँ। आप इनको अपनी नोटबुक में भी जरूर लिखें, ताकि एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण नोट्स है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल बन चुका है आपका। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जो प्रसिद्ध भाषण जो 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में दिया गया था, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये भाषण उन्होंने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते समय दिया था और स्वाधीनता के तुरंत पश्चात भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे देश को एक रखने की चुनौती भारत के सामने आती है, इसके अलावा लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती भारत के सामने आती है, विकास एवं कल्याण को सुनिश्चित करने की चुनौती भारत के सामने आती है, इसके अलावा आर्थिक विकास एवं गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम भी भारत को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है, भारत के विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा है कि द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने है द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का क्या क्या है प्रतिपादन किया है। भारत के विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का क्या क्या है प्रतिपादन किया है, जिसमें
मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग की गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तथा इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का विलय, गैर मुस्लिम आबादी वाले पंजाब व बंगाल प्रांत, अल्पसंख्यकों की समस्या आदि है हमें भारत को झेलनी पड़ती है। इसके आगे सन 1947 का यह विभाजन आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। इसने धर्म के नाम पर समुदाय बांट दिए, औरतों को अगवा कर लिया गया, मार दिया गया, शरणार्थियों को शरणार्थी शिविर में जीवन काटना पड़ा, वित्तीय संपन्नता का भी विभाजन हुआ तथा हिंदू मुस्लिम प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई थी। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में थे। ब्रिटिश इंडिया है वो दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण तथा देसी जो रियासतें रजवाड़े थे वहाँ पर ब्रिटिश राज की स्रोत सत्ता को क्या स्वीकारते थे, वह इसके अंतर्गत वह अपने राज्य के घरेलू मामलों को भी शासन चलाते थे। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात रजवाड़ा को विलय करना एक गंभीर समस्या के रूप में है उभर आया। कारण अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे और यहाँ के राजाओं को अधिकार होता है कि वह अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपनी स्वाधीनता भी कायम रख सकते हैं। मित्रों, जैसे ही स्वतंत्र देश हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कहा या तो रजवाड़े हैं वो अपने आप में क्या हो सकते हैं, भारत के अंदर विलय हो सकते हैं, या अपने आप में स्वतंत्र हो सकते हैं, या अपने आप में कहाँ जा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक चुनौती बन गया कि किस रजवाड़े को भारत में रखे, कौन सा रजवाड़ा। जितने रजवाड़े थे, कई रजवाड़े वाले कह रहे थे कि मेरे को जाना है पाकिस्तान में, कई कह रहे थे मेरे को रहना है भारत में। इस प्रकार भारत के टुकड़े होने लगे, तब भारतीयों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। देसी रजवाड़े की इस चर्चा से तीन बातें सामने आई। पहली है, अधिकतर रजवाड़ों के लोग हैं वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। किस संघ में मित्रों? भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। अधिकतर जो देसी रजवाड़े थे उनके अधिकतर जो लोग हैं वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी, भारत सरकार का रुख लचीला था जो कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार था। तीसरा, विभाजन की वजह से देश की क्षेत्रीय अखंडता व एकता का सवाल था। देश की जो तीसरा विभाजन क्या था? देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है और एकता का सवाल महत्वपूर्ण था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने मित्रों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु ये ऐसे देखिए आप, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित होता है, जो आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि जूनागढ़ के अंदर ऐसा क्या कारण था जो क्या है भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहता था। हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के अन्य अलग अलग तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। वह वहाँ का शासक निजाम का कहलाता था। वहाँ का शासक क्या कहलाता था? निजाम कहा जाता था वहाँ के शासक को। वहाँ के लोग निजाम के शासन से दुखी थे, अतः उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वह जवाब में निजाम ने भी एक अर्धसैनिक बल रजाकर रवाना किया गया था। यहाँ पर आपको छोटा सवाल बन सकता है कि हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी और वहाँ का जो शासक है वह क्या कहलाता था? निजाम कहलाता था। क्या कहलाता था? निजाम कहलाता था। तो इसके आगे भी हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। एक अति महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आपके दिमाग में पहले से चल रहा था सवाल कि सर पहले तो हमारा जो सिलेबस था वो क्या था, यानी 30% कम था, यानी कोरोना की वजह से कम किया गया था, और अब हमारा सिलेबस है वो ये 30% वाला नहीं है, पूरा 100% आपका सिलेबस अब की बार रहेगा। अब की बार सिलेबस के अंदर कोई भी कटौती नहीं होने वाली है। इस बात को भी आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो आपको ये सूचना कैसी लगी, ताकि अपने विद्यार्थियों के साथ हमारे सेशन को भी शेयर जरूर करें। आगे हम पढ़ते हैं। रजाकारों के सांप्रदायिक व अत्याचारी खेमे को देखते हुए भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में लंबे संघर्ष के बाद रजाकारों को काबू में किया। वह निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया।
मित्रों, रजाकारों के जो सांप्रदायिक और अत्याचारी खेमे को देखते हुए भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में लंबे संघर्ष के बाद रजाकारों को क्या कर लिया था, काबू कर लिया था और हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण के साथ ही क्या है, भारत के अंदर विलय हो गया। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह। कौन थे? मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मणिपुर की स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया था। तो आपको राजा के नाम याद रखना जरूरी है। मणिपुर के राजा कौन थे? महाराजा बोध चंद्र सिंह थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया, जिसने मणिपुर के संवैधानिक राजतंत्र कायम किया और इसके साथ ही मणिपुर भारत का पहला भाग बन गया जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। तो भारत का पहला राज्य जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव लड़े गए थे, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह मणिपुर राज्य है। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर मणिपुर को भारत संघ में विलय वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। वह इसमें सरकार को सफलता भी मिली। आज़ादी और बंटवारे के बाद हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो देश की अखंडता व एकता को खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती है, कोने कोने की अलग अलग भाषाएं हैं। अगर भाषा के आधार पर भारत को राज्यों के अंदर बांटा जाएगा तो निश्चित रूप से भारत की एकता और अखंडता है वो रह नहीं पाएगी किसी हालत में। इसलिए भारत के नेताओं ने यह भी सोचा कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो देश की अखंडता और एकता को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र की भावना को कायम करते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसने कुछ सीमाओं तक राज्यों के क्षेत्रीय व भाषाई स्वायत्तता को बरकरार भी रखा है। तो भारत के अंदर कुछ जो राज्य थे उनका भाषा के आधार पर मित्रों क्या होता है, गठन होता है। जैसे केरल हो गया, गुजरात हो गया। तो अगर गुजरात के अंदर गुजरात को भाषा, वहाँ पर गुजराती भाषा है, तो वहाँ गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन होता है। इसके अलावा अलग अलग जो भारत के राज्य हैं उनका भाषा के आधार पर क्या होता है, गठन होता है। इस क्षेत्र के संघर्ष के बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया मित्रों? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस क्षेत्र के संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, जिसका काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना तथा इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का समर्थन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? आयोग बनाया कब गया था? तो 1953 के अंदर बनाया गया था और जो अधिनियम 1956 के तहत क्या होता है, पास होता है और इसके आधार पर भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपसे मेरा ये सवाल है, भारत के अंदर वर्तमान के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर देवे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारा 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तथा भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्र आशित तत्व के आए विभाजन से देश की एकता खंडित हो गई थी। मित्रों, भारत है और पाकिस्तान है। 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि में क्या होता है, हिंदुस्तान आज़ाद होता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ाद होता है। इसके आगे बात करते हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू का भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत पर धार्मिक बहुसंख्या को विभाजनों का आधार बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब व बंगाल प्रभावित हुए। इसलिए पाकिस्तान पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्वीकृत हुआ। क्या होता है यहाँ पर भारत के अंदर पूर्वी पाकिस्तान और फिर क्या होता है पश्चिम पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान भी क्या है, 2 रूप में क्या होता है, विभाजन होता है। फिर आगे जाकर के 1971 के अंदर क्या होता है, पश्चिम पाकिस्तान को क्या है, इंदिरा गांधी के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को है और इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा उनको आज़ादी दिलाई जाती है। और आगे हम संपूर्ण विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में।
स्वतंत्रता के पश्चात दो बातों पर आम बात सहमति थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। तो आज़ादी के बाद के जो देश के समक्ष तीन मुख्य चुनौतियां क्या थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है यहाँ पर मित्रों कि देश को एकता के सूत्र में बांधना। देश को किसके सूत्र में? एकता के सूत्र में बांधना। एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, संस्कृति है, वह विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं और इन सभी को एकजुट करने की क्या है? चुनौती भारत के सामने थी। दूसरी चुनौती थी मित्रों लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार व मतदान का अधिकार दिया गया था। तीसरी है सबका विकास कैसे हो पाएगा, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृतियां, धर्म अनुयायी लोग रहते थे, बहुत सारी भाषाएं हैं, हर सबका विकास कैसे हो पाएगा, ये भी भारत के सामने क्या है? एक चुनौती थी। समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के दाता समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों व धार्मिक सांस्कृतिक लोगों को क्या है? क्या मिलना चाहिए? अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है ना। इसके आगे विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट न होने के कारण 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी लोगों को ये पता नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में है। विभाजन की सबसे कठिन व भयानक समस्या अल्पसंख्यकों की थी। क्या थी? अल्पसंख्यकों की थी। पाकिस्तान में हिंदू व सिखों की बड़ी तादाद थी, जबकि भारत में मुसलमानों अल्पसंख्यकों की संख्या कुल आबादी का 12% थी। शरणार्थियों का पुनर्वास भी सरकार के लिए एक समस्या भी थी। एक दूसरी विकट समस्या हिंसा व मारकाट की थी, जो दोनों तरफ काबू से बाहर हो गई थी। खूब सारी हिंसा हुई, त्रासदी भरा वातावरण था। फिर उस वातावरण के अंदर हमारा देश आज़ाद होता है और राष्ट्रविदों ने देश को कायम रखने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बदौलत ही आज हम इतनी सुख सुविधा के अंदर क्या है? आनंदित महसूस कर रहे हैं। आपको भी जीवन में संघर्ष करना है, अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है और संपूर्ण अपने जीवन को आनंद की तरह क्या है? बिताना है। ये छोटा सा जीवन है, उसको अच्छी तरीके से बिताने की कोशिश कीजिए और मेहनत करोगे तब ही सब कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद मित्रों लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था बेघर और बेठिकाना, यानी उनके पास अपना घर नहीं था, रहने के लिए बेठिकाना होकर महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर के अंदर ज़िंदगी गुजारना बहुत कठिन था। जब भी अपन भी आज अगर बेघर हो जाए, अपने के अंदर घर नहीं है, जो आपको आधारभूत सुख सुविधाएं आपके पास नहीं है, तो आप क्या अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हो? अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, हर तरीके से आप क्या है? वंचित रहोगे। तो ये भी भारत के सामने के अंदर क्या थी? एक बड़ी चुनौती थी। विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों को सीमा पार जाना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए। हजारों महिलाओं को अगवा किया गया। कुछ परिवारों ने कुल की मर्यादा के नाम पर खुद की बेटियों को मार डाला। खुद की जो बहन बेटियां हैं उनको मार डाला। इतना त्रासदी भरा वातावरण था, आप समझ नहीं सकते हो। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या के बाद विभाजन से जुड़े क्रोध व हिंसा जादुई तौर पर क्या है? मंद पड़ गई थी। तो गांधी जी की हत्या किसने की मित्रों? हिंदू अतिवादी जो नाथूराम गोडसे थे, उनके द्वारा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई। इतने भारत के महाराष्ट्र के अंदर जिनका कितना डंका चलता था और जिनकी मेहनत से हमारा देश आज़ाद होता है, उनको एक व्यक्ति ने क्या कर दिया? गोली मारकर हत्या कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी। क्या कारण रहा था? ये भी सब आगे हम चर्चा करने वाले हैं। आज़ादी के बाद भारत में रह गए एक अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार के समक्ष आई समस्याओं पर आधारित फिल्म गर्म हवा सन 1973 में बनी थी। इम्पोर्टेंट पर्सन है। आज़ादी के बाद में जो भारत के अंदर यहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार रह गए थे, उनके सामने जितनी भी समस्याएं आई थी, उन पर एक फिल्म बनी गई थी। उस फिल्म का नाम है मित्रों गर्म हवा। क्या नाम है? गर्म हवा, जो कब बनी? 1973 के अंदर बनी थी।
स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी मित्रों? 565 थी। कितनी थी? 565 थी। भारत के अंदर देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार उनकी स्वेच्छा पर छोड़ गई और इन रियासतों का भारत में विलय एक महत्वपूर्ण कार्य था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री वीपी मेनन के साथ इस समस्या को बड़े ही सुनियोजित ढंग से क्या है सुलझाया था। रजवाड़ों का जो भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र था, उस सहमति पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर द्वारा होता था। ठीक है ना, इसको आप नाम याद रखना मित्रों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर द्वारा होता था। जो भी भारत के जो रजवाड़े भारतीय संघ में विलीन होना चाहते थे, तो उनको क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना जरूरी था। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर का विलय अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित होता है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार जो है वो 1953 के अंदर क्या करती है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करती है। किस आयोग की? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का निर्माण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे क्या है, हम देश की एकता और अखंडता को क्या है काबू में रख पाएंगे। ठीक है, तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया, जिनकी उनसे क्या होती है मृत्यु होती है। आमरण अनशन से उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके आधार पर भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्षेत्रीय संस्कृति व क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल अब उत्तराखंड बन गया, सन 2000 में बनाए गए थे। इसके आगे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना हो गई, महाराष्ट्र में विदर्भ व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंदोलन अब भी चल रहे हैं। भाषा की समस्या को हल करने के लिए त्रिभाषाई फॉर्मूले को अपनाया गया था। किस भाषा को? त्रिभाषाई फॉर्मूले को अपनाया गया था। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया था। किसको? धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया था, जिसके कारण कई प्रकार की समस्या है उत्पन्न हुई, जिनका विवरण इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके हैं वो शामिल हो गए। कौन कौन से? एक पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा हमारा पूर्वी पाकिस्तान, और इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार था। ठीक है, मुस्लिम बहुल प्रदेश इलाका पाकिस्तान में जाने में राजी नहीं था। जो मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका था वो पाकिस्तान के अंदर जाना नहीं चाहता था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के एक कदम खिलाफ थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पश्चिम बहुल जो प्रदेश था, प्रत्येक इलाका जो वहाँ पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिन्हें क्या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से? सीमांत गांधी के नाम से उनको जाना जाता है। वह द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के क्या है एक कदम खिलाफ थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत है पंजाब व बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन जो प्रांतों का बंटवारा है वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर या जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार पर बनाकर किया गया था। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर नहीं होता है। भारत का जो विभाजन है धर्म के आधार पर हुआ है। भारत का जो विभाजन है किसके आधार पर होता है मित्रों? धर्म के आधार पर होता है। इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमझ में थे कि उनका क्या होगा। वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या फिर भारत के, ये भी उनको पता नहीं था। पता तो क्या मित्रों, भारत में हूँ पाकिस्तान में हूँ, ये भी उन लोगों को क्या पता नहीं था। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसके लिए ये तो आपने पढ़ लिया था। विभाजन की समस्या क्या थी इसके बारे में देखते हैं। भारत विभाजन की योजना में ये नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों को विस्थापना भी होगा। क्या होगा? विस्थापना भी होगा। और विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और पश्चिमी पंजाब में रहने वाले जो लोग अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार ज़मीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पूरी पंजाब और भारत आना पड़ा, और इससे प्रकार जो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना पड़ा। इस प्रकार मुसलमानों को कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ता है। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का भी बंटवारा नहीं हुआ।
बल्कि भारत की संपन्नता का भी बंटवारा होता है। केवल ज़मीन का बंटवारा नहीं होता है, भारत की जो संपत्ति है उनका भी बंटवारा होता है। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय भी बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट भारत ने काम किए, जैसे जैसे आज़ादी मिली वैसे वैसे आगे बढ़ते गए और अपने राज्य को, अपने देश को क्या है एक स्वतंत्र लोकतंत्र देश के रूप में उभरने का पूरा प्रयास किया, जिनको पूर्णतः एक अच्छी सफलता भी मिली थी। आगे है राज्यों का पुनर्गठन क्या है। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन का जो राजनीतिक मुद्दा है वो कांग्रेस का जो नागपुर का अधिवेशन होता है 1920 में, वहाँ पर पहली बार उठाया गया था। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की मद्रास प्रांत के तेलुगु इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्री रामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई और इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी और इस प्रकार आंध्र प्रदेश है वो भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आप इसको स्टार के रूप में मानिए क्योंकि इम्पोर्टेंट ये सवाल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात करते तो राज्य पुनर्गठन आयोग में मित्रों 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है उनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका छोटा प्रश्न बन सकता है कि 1953 में केंद्र सरकार ने क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, तो और उसके पूर्व न्यायाधीश कौन थे मित्रों, तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अंदर मित्रों त्रिस्तरीय भाषा ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया गया। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित जो क्षेत्रों को क्या किया है उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया गया था। उसके बाद मित्रों यहाँ पर राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। राज्यों का सीमा का निर्धारण कैसे, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश के 14 राज्य व 6 केंद्र शासित बनाए गए प्रदेश है वो बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपको पूरा दिखाया गया है क्या आगे क्या क्या हुआ था। यहाँ पर मूल राज्य था बम्बई और बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात का गठन होता है जो कब होता है 1960 के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट सारणी है, यहाँ से 1-2% निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद है हमारा असम मूल राज्य है और उसके बाद नया राज्य असम से यहाँ पर बनता है और उसका नाम है नागालैंड, जो कि कब बनता है 1963 के अंदर बनता है। उसके आगे वृहत पंजाब, ठीक है, इससे 3 राज्यों का गठन होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जो कब होते हैं 1966 के अंदर होते हैं। यहाँ पर आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कि पंजाब का गठन कब होता है, तो 1966 के अंदर। वृहत पंजाब से कितने राज्य क्या अलग होते हैं, नए राज्य बनते हैं, तो वह 3 हैं, अपन को सबको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो हमारा असम है, असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन होता है, कब होता है 1972 के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से बात करें तो उनसे उत्तर प्रदेश से नया राज्य उत्तराखंड बनता है, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब बनते हैं 2000 के अंदर क्या होते हैं, नए राज्य के रूप में गठित होते हैं। इसके आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश, गोवा और सिक्किम से एक नया राज्य अलग बनता है, क्या तेलंगाना, जो कब बनता है 2014 के अंदर। कब बनते हैं मित्रों 2014 के अंदर एक नया राज्य बनता है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये तेलंगाना राज्य बनता है 2014 के अंदर। गोवा और सिक्किम है ये आपके 1987 और 1975 के अंदर बनते हैं। संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने तो वह मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा है।
तो विद्यार्थियों, ये आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी मित्रगण हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला है। लगातार इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, इसके साथ भूगोल एवं अर्थशास्त्र की क्लासें लेने वाले हैं। तो आप हर एक क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखिए, निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर अपने सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।